मुंगावली विधानसभा में है और यहां से ब्रजेंद्र सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव मैदान में है। दिलचस्प ये है कि 2018 में आपने कांग्रेस के निशान पर चुनाव जीता और इस बार भारतीय जनता पार्टी के निशान पर मैदान में है, लेकिन लगातार लोगों से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, समझ रहे हैं इस चुनाव के परिदृश्य को, क्योंकि बहुत कुछ चीजें बदली है। ब्रजेश जी, क्या कहेंगे जिस तरह से चीजें बदली है? पहले आप कांग्रेस से टिकट लेकर आए और पंजे पर लोगों ने वोट किया, लेकिन अब एक नया निशान कमल का लेकर आप घूम रहे हैं। क्या पूछ रही जनता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जनता को चाहिए विकास। और 15 महीने जो सरकार रही कांग्रेस पार्टी की, और उसी जनता ने उस सरकार को बनाया था। और हम जिस अपेक्षा से सरकार में थे, जनता ने जो हम पर उम्मीद जताई, विश्वास जताया कि अब क्षेत्र का विकास होगा, नई सरकार बन गई है तो बहुत विकास कार्य होंगे, कार्यकर्ता की बात सुनी जाएगी। लेकिन 15 महीने में एक भी काम हम अपने क्षेत्र के लिए नहीं ला पाए। तब परिस्थिति ऐसी बनी कि जब कोई काम की बात करते तो कमलनाथ जी का एक ही रोना रहता था, पैसा नहीं है, सरकार के पास पैसा नहीं है। तो एक भी, अब चूंकि जनता के बीच में जाना, एक कर्ज माफी जैसी योजना हो, और वो भी ऐसी योजना और ऐसा वादा कि 10 दिन में हम किसान का कर्जा माफ करेंगे। 10 दिन में अगर किसान का कर्जा माफ नहीं कर पाए तो 11वें दिन हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। मतलब तो जनता ने सोचा कि 10 दिन में कर्जा माफ हो रहा है, तो 10 दिन के 15 महीने हो गए। किसान इस आशा में रहा कि अपना कर्ज माफ हो रहा है तो क्यों पर पैसे जमा करें बैंक में। तो उससे किसान एक तो डिफाल्टर हो गया, उसकी क्रेडिट खराब हुई बैंक से, उस पर और कर्ज लद गया, ब्याज बढ़ गया। और यहां तक कि जब हम हर 6 महीने में क्रेडिट कार्ड हमारा जमा करते हैं, रिटर्न लेते हैं, तो हमारा बीमा की राशि काटी जाती है, तो वो राशि नहीं कट पाई, बीमा का लाभ नहीं मिल पा रहा था। वो तो सरकार का भला करे शिवराज सिंह जी का, उन्होंने बनते ही बीमा की राशि कैसे कहां से दिलवाई। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि वो रोते रहते थे पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन शिवराज सिंह जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, जब देखो जब किसान के खाते में पैसा डल रहा है, तो उनके पास कहां से आ गई इतनी राशि? आप जैसा कहते हैं कि पहले जब सरकार थी कमलनाथ जी, तो उस दौर में जब 10 दिन की बात हुई होगी तो कभी किसी ने कहा नहीं, कमलनाथ जी को समझाया नहीं कि साहब 10 दिन में नहीं कर पाएंगे, ऐसा ना हो कि ये भारी पड़ेगा हम लोग? क्या है कि कहने वाला कौन था? राष्ट्रीय अध्यक्ष। राष्ट्रीय अध्यक्ष से हमारी क्या हिम्मत थी? पहली बात तो मिलना ही मुश्किल था, मिलते तो हम ये बात कहते। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा थी, उनको ईश्वर ने इतनी सद्बुद्धि नहीं दी कि 10 दिन में कभी मध्य प्रदेश के किसान का कर्जा माफ हो जाएगा। अरे भाई, बात करनी तो ये कहती कि सरकार बनेगी तो हम किसान का कर्जा माफ करेंगे, और वो भी साल 6 महीने की। अगर बात करनी थी तो करनी, नहीं करनी तो नहीं करनी। 10 दिन में तो पेपर भी तैयार नहीं हो पाते, आप पूरे मध्य प्रदेश किसानों का कर्जा माफ कर रहे हैं। तो जनता को तो ये चाहिए कि आपने क्या बोला, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा। वो तो उसकी तरफ देख रहे थे कि आपके मुखिया ने जो कहा है। अब मुखिया के अंदर कोई क्षमता होगी, जो भी पैसे की व्यवस्था होगी, इसलिए तो कहा है। तो अब चूंकि जब जनता के बीच में हम जानते हैं, सबसे पहले वो यही तो ये कभी ऐसा नहीं लगता कि जैसे कमलनाथ जी कहते थे कि खजाना खाली है, सरकार केंद्र में आपकी है, मतलब वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उन्हें ऐसा तो नहीं लगता है कि केंद्र से सहयोग नहीं मिला और वर्तमान में बीजेपी सरकार है तो इसका लाभ आप लोग को मिल गया? नहीं, तो अभी कहाँ मिला है बताइए आप? अभी केंद्र से कहाँ सहयोग मिला है? अभी जो सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, कोई सहयोग नहीं मिला। इसके बावजूद भी शिवराज सिंह जी, चूंकि ये बात सही है कि जो अनुभवी लोग होते हैं, उन जिनको अनुभव होता है, अब जिनको अनुभव नहीं है, बगैर अनुभव के लोगों को बिठा दो तो उनको क्या पता कि कहाँ से राशि आएगी, कैसे इकट्ठा, कैसे अपन को क्या व्यवस्था जमाना है। चूंकि उनको अनुभव है, 15 साल उन्होंने सरकार चलाई, तो उन्होंने कहाँ से व्यवस्था की ये तो वो जाने। लेकिन आज किसान खुश तो है, कम से कम उसके खाते में बीमा की राशि हो, मुआवजा की राशि हो, चाहे सम्मान निधि की राशि हो, जो 4000 रुपये और बढ़ा दिए। जो आदिवासी गरीब महिलाओं के लिए 1000 रुपया महीना शिवराज सिंह जी ने दिए थे, उसको कमलनाथ जी ने बंद कर दिया था, उसको शिवराज सिंह जी ने चालू कर दिया। उनके लिए राशि कहाँ से आ गई? संबल जैसी योजना गरीबों की, वो योजना जिससे सबसे ज्यादा गरीब को फायदा मिलता था, वो कमलनाथ जी ने बंद की, शिवराज सिंह ने बंद की, वो चालू कर। बीमा को लेकर कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि जो राशि दी गई है
किसी के खाते में 5 रुपए 7 रुपए, इस तरह की खासकर कांग्रेस ये सब आरोप लगा रही है। देखो, विपक्षियों का तो काम है आरोप लगाना। उनसे ये तो पूछो कि 5 रुपए डाले, तुमने कितने रुपए डाले? 15 महीने में आपने कितना रुपया डाला किसानों के खाते में? जितना जी कर्ज माफ की बात कर रहा ना, मैं कह रहा हूँ ना, मैंने स्वयं प्रमाण पत्र बांटे। 1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख रुपए तक की बीमा की राशि किसान के खाते में गई है। मतलब 2,500 करोड़ रुपया जब सरकार बनी थी तब दिए, 6,800 करोड़ रुपया फिर दिया, बाकी और दे रहे हैं। अभी एक लिस्ट आई, दूसरी लिस्ट आ गई, थर्ड लिस्ट आ गई। एक भी किसान वंचित नहीं रहेगा जिसको बीमा की राशि ना पहुंचे। अब आप जब जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, पहले भी पहुंचे होंगे, भाई विकास की बात आपने कही होगी, लेकिन पहले में और अब में वादा दावा जो आप करते हैं, कितना फर्क दिखाई देगा? नहीं, जनता का तो साफ कहना है कि आपने जो निर्णय लिया बहुत अच्छा निर्णय लिया। क्यों कि 15 महीने से कोई काम तो हो नहीं रहे थे किसानों के या जनता के। तो हमने भी बताया कि भैया हम विधायक आपने बनाया, हमको आपने चुना, चूंकि किस उम्मीद से चुना कि भाई ये आदमी इस लायक है, हमारे क्षेत्र का विकास करेगा, गरीबों की बात सुनेगा। लेकिन जब हमने कहा कि भाई ये स्थिति ये है, और 15 महीने सरकार ने कुछ नहीं दिया, तो जब उनके बीच में ये बात रखी तो उन्होंने कहा आपका बहुत अच्छा निर्णय है और आप चिंता ना करें, आपसे हमने जो वादा किया कि 5 साल आपको हम रखेंगे, तो 5 साल तो हम आपको रखेंगे, पूरी 5 साल कराएंगे, इसके बाद में देखते हैं। तो मैंने कहा कि भैया 15 महीने में नहीं ला पाए जो काम, मैं 15 दिन में करा के लाया। 225 करोड़ की योजना लाया, जो काम चालू भी हो गए। अब भारतीय जनता पार्टी में ये खासियत देखी मैंने शिवराज सिंह जी के अंदर कि जो कहते हैं वो करते हैं, और वो भी तुरंत, हाल ही, कोई उधार का काम। लेकिन पहले जब आप लोग कांग्रेस में थे, जब ये कहते थे कि ये लोग सिर्फ घोषणा वीर है, कहते हैं, अब समझ में आ रही है? नहीं, क्या ये तो देखो स्वाभाविक है, जब व्यक्ति विपक्ष में होता है तो आरोप तो लगाता है, और आरोप कुछ सच्चे होते हैं, कुछ झूठे भी होते हैं। लेकिन हम तो ये समझ रहे थे कि हमारी सरकार आके और नामालूम कितना विकास करेगी, कितना गरीबों का भला करेगी, कितना हरिजन आदिवासियों का भला करेगी, कितना महिलाओं का भला करेगी। हम तो ये समझ रहे थे, क्योंकि नए नए बन रहे थे, इतनी हमको तो जानकारी नहीं। हम तो ये समझ रहे थे कि सरकार बनेगी कांग्रेस की, गरीबों का कितना भला हुआ, किसानों का कितना भला होगा। जब सरकार में बैठे तब पता चला हमको तो कि ये गलती से कहां से बना दी है सरकार, कैसे बन गई है सरकार। ये तो बननी नहीं थी, तो बनने लायक नहीं थी। आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में शिवराज जैसे व्यक्ति की जरूरत है? बिल्कुल, मैं कहता हूं कि वास्तव में मध्य प्रदेश के गरीबों को, किसानों को, हर व्यक्ति को, पूरे मध्य प्रदेश को शिवराज सिंह जी जैसे मुख्यमंत्री की जरूरत है, और उनको बना रहना जो बने रहेंगे, उनको हटाने वाला भी कोई नहीं है। शिवराज और महाराज दोनों बड़े नेता हैं। आप महाराज के बड़े नजदीकी है, सभी जानते हैं इस बात को, लेकिन क्या महाराज को भी कभी इस रूप में देख पाएंगे? नहीं, ये संगठन का काम है, पार्टी का काम है। पार्टी जो निर्णय लेती है, व्यक्ति स्वयं के उस पर नहीं बनता कि मैं कहूं कि मुझको मुख्यमंत्री बना दो। मैंने नहीं कहा कि मुझे मंत्री बना दो, ये संगठन का निर्णय था, पार्टी का निर्णय था कि उन्होंने कहा कि ब्रजेंसी को मंत्री बनाना, तो बना दिया। मैंने तो नहीं कहा कि मुझे मंत्री बनाओ। ये तो संगठन में जो अच्छा काम करता है, पार्टी में जो अच्छा काम करता है, और जनता जिसको चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये मैंने देखा है कि इसमें ना परिवारवाद है, ना जातिवाद है, ना भाई भतीजावाद है। इसमें जो व्यक्ति अच्छा काम करता है उसको उतनी तवज्जो दी जाती है, उसको उतना बड़ा पद दिया जाता है। ये तो स्वयं के काम के ऊपर है कि आप कितना अच्छा करके जनता के बीच में जा सकते हैं, कितना अच्छा दिखा सकते हैं। बाकी बनाना और ऊपर पहुंचाना ये पार्टी का। आप ये मानते हैं कि बीजेपी का संगठन कांग्रेस के संगठन से बहुत अलग है? लाख गुना अलग, जमीन और आसमान का अंतर है। यहाँ संगठन को जितना तवज्जो दिया जाए, जितना सम्मान दिया जाता है, जितनी बात सुनी जाती है और जितनी बात मानी जाती है, कांग्रेस के अंदर तो केवल चुनाव तक संगठन की सम्मान है, और चुनाव खत्म हुआ और संगठन खत्म हुआ उसी दिन हो जाता है। 15 महीने सरकार रही कांग्रेस की, आप उनसे पूछना कि एक भी मीटिंग 15 महीने में संगठन की अगर उन्होंने की हो। जब संगठन मजबूत नहीं होगा तो पार्टी कहां से मजबूत होगी। और मैंने भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये देखा है कि हर छोटे से छोटे कार्यकर्ता को सम्मान, मजबूती, जब सम्मान मिलता है तो व्यक्ति, तनख्वाह तो कोई नहीं देता कार्यकर्ता को, कार्यकर्ता स्वाभिमानी होता है, सम्मान का भूखा होता है। उसको ये सम्मान तो मिलना चाहिए कि उसके पूछकर कोई काम किया जाता है, उससे पूछकर कोई काम दिया जा रहा है, तो उसमें ही उसी का मतलब खुशी हो जाती है कि चलो आज मेरा इतना सम्मान है कि मुझसे पूछकर आज हमारा नेता हमसे ये तो पूछ रहा है कार्यकर्ता से कि भाई ये काम करना कि नहीं करना, ये ट्रांसफर करना कि नहीं करना। उसने कहा ये काम करना, कार्यकर्ता ने तो उसकी बात मानी जाएगी, नहीं बिल्कुल
लेकिन कांग्रेस के अंदर ये लेकिन ये जो विचार का बदलाव हुआ है बीजेपी और आप लोग कांग्रेस से बीजेपी में आए, दोनों के अलग अलग विचार है। आपको लग रहा है कि इतनी जल्दी आप लोग उस विचारों में डलने लगे? नहीं, विचार में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। इतना अंतर है कि भारतीय जनता पार्टी है ना, एक ये बिल्कुल राष्ट्रवादी पार्टी है, ईश्वरवादी पार्टी है और हिंदुत्व की पार्टी है। मैं तो ये कहूंगा कांग्रेस पार्टी है ना, वो केवल एक ही समाज के भरोसे टिकी हुई है। केवल उनकी निगाह एक समाज पर ही लगी हुई है कि ये समाज हमारा साथ ना छोड़ दे, बाकी दुनिया में कुछ भी होकर उन्हें कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा नहीं है, एक समाज को नहीं देखा जाता। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सभी समाजों को देखा जाता है, सभी समाजों को लेकर चला जाता है। चूंकि किसी की मानसिकता बन गई पार्टी के प्रति कि नहीं हम तो इसके साथ नहीं है, तो वो उसकी विचारधारा व्यक्ति की। लेकिन मैं नहीं मानता भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में नहीं है। अब जब आप लोगों के बीच पहुंच रहे हैं तो लोग तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप तो खैर चलते हैं, लेकिन एक बड़ा मुद्दा दिखाई दे रहा है टिकाऊ और बिकाऊ का। बार बार जनता के बीच में जाकर इस तरह का एक मैसेज देने का प्रयास है कांग्रेस की तरफ से। ये जो जब जनता आपसे सामने आ रही होगी या आपको सुनाई पड़ता होगा तो कहीं हृदय को कुछ आघात पहुंचता है? क्या है, जनता सब जानती है, चूंकि उनके पास कांग्रेस के पास मुद्दा तो कुछ बचा नहीं है। उन्होंने कहा सरकार गिरी, चूंकि वो मलाई खा रहे थे सरकार में बैठकर सारे मंत्री, जनता को तो देख ही नहीं रहती, मलाई खा रहे थे, नोटों की गिनती चल रही थी। अब उनको वही तो 35 करोड़ दिख रहा है कि उनकी जेब के चले गए 35 करोड़, तो अब भी कह रहे हैं 35 करोड़ ये लोग बिक गए, जबकि सच्चाई ये कि उनके 35 करोड़ चले गए सरकार जाने से, क्योंकि कमा तो वो रहे थे ना, चाहे मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, वहां तो ट्रांसफर उद्योग चल रहा था। बाबा जैसे ट्रांसफर करवा रहे थे ऐसी सरकार में, साधु संत जिनको आश्रम पर रहना चाहिए वो बल्लभ भवन में बैठे, तो बहुत ट्रांसफर उद्योग चल रहा था। तो उनको तो इस बात की तकलीफ है कि जो कमाई चल रही थी भूखे भेड़ियों की तरह चेटे थे पैसा कमाने, अब उनके हाथ से वो पैसा चला गया। वो नहीं समझ रहे थे, नहीं तो वो ये चाहते कि और हम जल्दी ज्यादा पैसा कमा लेते। उनको तो तकलीफ उस बात की। लग रहा है कि जो मंत्री थे वो जम के इस धंधे में लगे थे जी, खूब जम के। आपके भी 5 बड़े मंत्री थे जो वर्तमान में बीजेपी के साथ। यही तो कारण है, अगर वो 5 मंत्री कमा रहे होते ना तो सरकार नहीं गिरती, वो नहीं सरकार को नहीं बदलती। उनको तो निगलेक्ट ही कर दिया था। जो महाराज के सिंधिया जी के जो विधायक थे ना, मंत्री थे, उनको तो अलग ही कर दिया था। आज हमारी ये हालत थी कि हमको दूसरी निगाह से देखा जाता था और उनके विधायकों को दूसरी निगाह से देखा जाता था। अगर हमारा वह मान सम्मान होता तो आज ये नौबत क्यों आती? अगर हमारा काम होता तो ये नौबत क्यों आती? हमारे मंत्री अगर कमा रहे होते तो क्यों वो सरकार छोड़ते, क्यों पार्टी छोड़ते? उनको तो ऐसे बंधन में बांध दिया था कि पैसा। और एक बात बताऊं आपको, अगर हमको जनता ने चुना तो पैसा कमाने के लिए नहीं चुना। जनता चुनती है कि आप क्षेत्र का विकास करिए, गरीबों का कल्याण करिए, उसके लिए चुनती है, जीव भरने के लिए नहीं चुनती है। और जो जीव भरेगा उसकी एक हालत होगी, जो सड़क पर घूम रहा है ना, इसी तरह सड़क पर घूमते रहेंगे। तो आपको लगता है कि जो भी मंत्री बनते हैं, जो भी इस तरह, आप भी एक मंत्री है, यदि इस तरह कोई करेगा, जेब भरेगा, तो वो उसको सड़क पर आ जाएगा? बिल्कुल, मैं तो कहता हूं सड़क पर जनता को करना चाहिए और सड़क पर आना चाहिए। जो भ्रष्टाचार करेगा, जो जनता के साथ अनदेखी करेगा, उसको वास्तव में सड़क पर आना चाहिए। और एक बात बताऊं, ये बातें छुपी नहीं रहती, जनता सब जानती है। और जनता जब समझ जाती है ना, तो जनता खुद ही सड़क पर लाकर खड़ा कर देती है। अब क्या आपकी प्राथमिकता रहने वाली इस क्षेत्र को लेकर, चूंकि आप जा रहे हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां कमी छूट गई जिसको आप जनता को बता रहे होंगे? मैं एक बात बताऊं, मेरे लिए तो हालांकि बहुत योजनाएं दी हैं, बहुत सौगातें दी हैं। मेरा चाहे 2018 का उपचुनाव रहा हो और अभी का जो उपचुनाव चल रहा है, बड़ी बड़ी जो योजनाएं थी उन्होंने सारी योजनाएं मुझको दे दी। अब तो मैं ये सोच रहा हूं कि अब मैं क्या काम और लेकर आऊं इनसे कि जिससे मैं क्षेत्र को करा सकूं। क्षेत्र में लोगों से पूछता हूं, भैया मुझे कोई बड़े काम बताओ, बड़ी योजना बताओ जिससे मैं ला सकूं। क्यों? कि मुझे भरोसा इस सरकार पर, माननीय सिंधिया जी पर, माननीय शिवराज जी पर, कि जो मैं मांगूंगा वो मुझको जरूर देंगे। मैं तो योजना देख रहा हूँ, बड़ी बड़ी योजना थी, उन्होंने तो तुरंत ही स्वीकृत कर दी, तुरंत ही मंजूर कर दी। आज उनका काम भी चल रहा है। जो जनता मेरे समक्ष मांग रखेगी, जो जरूरत होगी वो बताएंगे, तो मैं जरूर प्रयास करूंगा कि मैं अपने क्षेत्र के लिए अधिक से अधिक योजना ला सकूं, अपने क्षेत्र का अधिक से अधिक विकास कर सकूं। महाराज और शिवराज 2 ऐसे चेहरे हैं मध्य प्रदेश में, सबसे बड़े चेहरे हैं इस समय सियासत में, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें। लेकिन जो सूची आई है जिसमें प्रचार सूची,
उसमें महाराज का नंबर 10वें नंबर पर डाल दिया। तो क्या आपको लग रहा है कि प्रचार में क्या महाराज का चेहरा कम होना चाहिए बीजेपी? नहीं, ऐसा नहीं है। ये नंबर फम्बर वाली कोई बात नहीं होती। सूची मतलब सूची। अगर हमारे परिवार के 10 लोग हैं, हम 10 लोग अगर निमंत्रण कार्ड में नाम लिखते हैं या किसी कोई भी काम में अगर नाम लिखते हैं, तो परिवार में ये नहीं देखा जाता, परिवार के लोगों का नाम होना चाहिए सिर्फ उसमें। तो उससे 10वें और 1वें नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इतने लोकप्रिय नेता हैं कि जनता ना नंबर देखती है, ना ऊपर नीचे देखती है। जनता तो ये देखती है कि भैया नेता कौन है। और ये तो आप सब भी जानते हैं कि सिंधिया जी कितने लोकप्रिय नेता हैं मध्य प्रदेश के लिए। तो जबकि पहली बात तो उनको पूरा देश चाहता है, पूरी देश की जनता चाहती है, उनको पसंद करती है। और मध्य प्रदेश की जनता तो आंख मूंझ कर उनको पसंद करती है, आंख मूंझ कर उन पर भरोसा करती है। और मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार बनी थी ना, वो उन्हीं के नाम पर बनी थी, ना कि कमलनाथ जी के, ना दिग्विजय जी के नाम पर नहीं बनी थी। और अगर ऐसा है उनके नाम पर बनी होती और इनके नाम पर नहीं बनी होती, तो उपचुनाव में देख लेना आप, रिजल्ट इसी में दिख जाएगा ना कि किसके नाम पर बनी थी और किसके नाम पर नहीं। आपको लग रहा है कि रिजल्ट, क्योंकि कांग्रेस तो कह रही है कि हमारा सर्वे कह रहा है, तमाम सारी चीजें कह रही है, रिजल्ट जो आने वाले हैं उसमें तो भारतीय जनता पार्टी को देखना पड़ेगा कि आखिर सिंधिया जी ने गलत निर्णय ले लिया। देखो, कांग्रेस ये बात तो तब भी कह रही थी जब हम 22 विधायक चले गए थे। आखिरी दम तक यही कहते रहे कि हमारी सरकार यथावत रहेगी, हमारी सरकार यथावत रहेगी, सारे विधायक वापस आ रहे हैं। उन्होंने तो ये बात भी तो आखिरी तक कही थी, जबकि हम सब लोग जोर जोर से चिल्ला कर कह रहे थे कि हम सरकार में नहीं जाएंगे, हमको सरकार गिराना है। हमने सरकार छोड़ी, पार्टी छोड़ी, इस्तीफा भी दे दिया। तो तब भी वो कह रहे थे नहीं, हमारी सरकार यथावत रहेगी, सारे विधायक हमारे साथ में, सबसे हमारे बात हो रही है, सब हमारे साथ में। वो तो तब भी ये बात कह रहे थे, तो आज भी वही बात कह रहे थे। उनका काम तो यही है कि केवल जनता में ये मैसेज देते रहे, नहीं नहीं साहब हमारी सरकार बन रही है, जनता हमको सपोर्ट कर रही है। ये तो रिजल्ट आएगा तब मालूम पड़ेगा उनको। ये बड़ी रिस्क होती है जब किसी पद से आपको छोड़ना। वो अलग मुद्दा है कि 35 करोड़ 30 करोड़ के आरोप लगते रहे, लेकिन अपने पद को छोड़ देना, फिर चुनाव मैदान में जाना। अब जब चुनाव मैदान में है तो कभी कभी कुछ मन में ऐसा एहसास होता है कि निर्णय ठीक है आपका? नहीं, देखो, सबसे पहली बात पद छोड़ना, हमने अगर पद छोड़ा तो अपने नेता के स्वाभिमान के लिए छोड़ा। आज हम इस मुकाम पर हैं अपने नेता की वजह से हैं। आज अगर नेता का हमारे ऊपर हाथ नहीं होता, सहयोग नहीं होगा, साथ नहीं होता, तो आज हम इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाते। जब इस मुकाम पर जिस व्यक्ति ने हमको पहुंचा है, तो हमारा भी फर्ज बनता है, हमारा दायित्व है कि उसके हम साथ खड़े रहें, उसके कंधे से कंधा मिलाकर चलें। उसका दुख तो हमारा दुख, उसका अपमान तो हमारा अपमान। तो हम तो अपने नेता के स्वाभिमान के लिए, ये तो कितना सा पद है, इसके 1000 पद होते वो भी उनके ऊपर कुर्बान थे सिंधिया जी को। तो ये जो सब कुर्बानी दी है, अब आपको लग रहा है कि महाराज का जो स्वाभिमान था वापस लौटाया? क्यों नहीं लौटेगा? उनको तो, अभिमानियों को तो पता चल गया कि तुम्हारे अभिमान, तुम्हारे घमंड की वजह से सरकार चली गई, सड़कों पर दौड़ रहे हो। महाराज तो स्वाभिमानी थे, स्वाभिमानी है और स्वाभिमानी रहेंगे। उन्होंने स्वाभिमान के लिए पार्टी छोड़ी है और सरकार छोड़ी है। अगर उनका स्वाभिमान बना रहता, वो किसी चीज के भूखे नहीं है, वो तो केवल एक ही चीज के भूखे हैं कि मेरे क्षेत्र का विकास होना चाहिए, गरीबों का भला होना चाहिए। और जहां अगर वो बात में कमी रहती है तो फिर वो व्यक्ति स्वाभिमानी है, फिर वो सहन नहीं कर सकते। चंबल ग्वालियर में जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है, पिछली दफा आप लोग की भाषा में कहें तो महाराज का वर्चस्व रहा और खासी सीटें आपने जीती, लेकिन इस बार क्या दिखाई दे रहा है उपचुनाव में? नहीं, इस बार उपचुनाव में मैं तो ये कहूँगा कि जो हमारा आंकड़ा है, एक हम लोगों का भी सर्वे है, हमारी सोच है, जनता का जो हमने उत्साह देखा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के अंदर जो उत्साह देखा है, और गरीबों और किसानों का जो कहना है कि भैया बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा निर्णय लिया कि सरकार बनते ही कम से कम गरीबों का भला होने तो लग गया। उस 15 महीने में तो कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं ये मानता हूं कि 28 में से कम मेरा जो सोचना है, कम से कम 25 सीट तो आसानी से जीतेंगे। 3 सीटें जो आप कह रहे हैं कहीं कमजोर दिखाई हो सकता है, ये मतलब एक क्या कहे, हो सकता किसी कारणवश अगर हो जाए। वैसे तो विश्वास ये है कि 28 की 28 जीतना चाहिए, लेकिन कोई कारण से अगर 1-2 सीट अगर डिस्टर्ब होती हैं तो कम से कम इतनी तो हम जीतेंगे। जबकि उनको तो 28 की 28 चाहिए, तब बैठ पाएंगे वो सरकार में। पहली बात तो वो इस तरह पागल ना हो कि ये प्रचार कर रहे हो, जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं उनको तो चुपचाप बैठ जाना चाहिए थे घरे, क्योंकि 28 की 28 चाहिए उनको, तो तब वो सरकार में बैठ पाएंगे। वो सपने देख रहे हैं,
वो तो मुंगेरी लाल जैसे सपने देख रहे हैं, उनके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। मतलब ये माना जाए कि सरकार बन रही है बीजेपी की और सरकार में बन नहीं रही, बनाई है, बनी ही रही। ब्रजेंद्र सिंह भी दिखाई देंगे। बिल्कुल 100% पूरा विश्वास है, जनता के ऊपर विश्वास है, भरोसा है मुझे। मेरी विधानसभा के हर एक मेरी कार्यकर्ता पर और पूरी जनता पर यह भरोसा है कि वो जरूर जो मुंगावली में इतिहास रच रहे हैं, इतिहास पर इतिहास रच रहे हैं, फिर एक और नया इतिहास रचने जा रहे हैं। वो कि एक ऐसा विधायक है मध्य प्रदेश के अंदर जो 3 साल के अंदर 3 चुनाव लड़ा और तीनों चुनाव उसने जीते हों लगातार। तो ये जो आप कह रहे हैं, मेरा हालांकि ये सवाल होता, आपने खुद ही जवाब दे दिया उसका, पर ये जो 3 साल के अंदर 3 चुनाव हुए हैं, कहते हैं कि एक चुनाव लड़ना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन 3 चुनाव आप लड़ लिए, मैदान में है, कितना मुश्किल है? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। जहां जनता का आशीर्वाद अगर है और कार्यकर्ता का सहयोग है तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे कि 3 साल में 3 चुनाव लड़े, क्योंकि उनमें उत्साह है, उनके अंदर हिम्मत है, कार्यकर्ता के अंदर जोश है। वो कह रहे हैं लड़ो, कोई चिंता नहीं है, अपन तो स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आपके साथ में, आप तो लड़िए, हम आपके साथ। एक बड़ा सवाल आ रहा है कि जब आप लोग थे तो आपने कहा किसान कर्ज माफी होगी, और खुद आपके मंत्री कमल पटेल ने ये माना है विधानसभा में 26 लाख किसानों का कर्ज माफ तो हुआ है, जितना भी हुआ। तो पहले जो मुद्दा जिस तरह से आप कह रहे थे, अब उसी मुद्दे को कांग्रेस अलग तरह से उठा रही। 26 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ, लेकिन 6,000 करोड़ रुपए कुल माफ हुआ है, जबकि बात थी 45,000 करोड़ रुपए। वो भी कैसी थी कि हम हर किसान का 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे, चाहे उसका खाता सही हो, चाहे वो डिफॉल्टर हो, चाहे उसने 10 लाख का 20 लाख का कर्ज लिया हो, हमको 2 लाख रुपए उसके खाते में डालना है। तो फिर किसानों के खाते में फिर भेदभाव शुरू से ही स्टार्ट हो गया। उन्होंने कहा जो बड़ा कर्जदार है किसान, उसका नहीं करेंगे कर्जा माफ, उसने 10 लाख का लोन लिया है उसका नहीं करेंगे, 20 लाख का लोन लिया उसका नहीं करेंगे, फिर जिसका खाता सही चल रहा उसका नहीं करेंगे, जो डिफॉल्टर है उसका करेंगे। तो ये कोई बात होती है का? ये बात तो हमको पहले ही करना चाहिए ना। जब हम घोषणा कर रहे हैं तो उस घोषणा पत्र में पहले ही लिख दो ना कि हम तो इन किसानों का कर्जा माफ करेंगे। जिस 7.5 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता के साथ जिन्होंने ये छल और कपट किया और धोखा दिया और इन्होंने गद्दारी की, तो प्रतिष्ठा लगी है 7.5 करोड़ जनता की। कहते गद्दारी तो आप लोग ने की। अरे गद्दार अगर हम लोग हैं तो फिर दिग्विजय सिंह जी से पूछो ना कि उनके भाई गद्दार नहीं, मां गद्दार है। फिर तो उन्होंने भी तो भाजपा ज्वाइन की थी, फिर इसके बाद कांग्रेस में चले गए। हमने तो एक बार ही पार्टी बदली, उन्होंने तो 3 बार पार्टी बदल दी। तो पहले तो खुद अपनी गिरेबान में झाके वो। अरे हम तो स्वाभिमानी लोग हैं, अपने स्वाभिमान के लिए हमने पार्टी छोड़ी है। कोई आज के जमाने में पंच का पद नहीं छोड़ता, सरपंच का पद नहीं छोड़ता। विधायक सरकार में बना हुआ कोई विधायक अपना पद छोड़ेगा? कोई बना मंत्री अपना पद छोड़ेगा? महाराज पर भी विश्वास है? आंख मूझ कर भरोसा करती है मध्य प्रदेश की जनता। क्यों भरोसा उस पर किया जाता है? जो ईमानदार व्यक्ति होता है, जो काम करने वाला व्यक्ति होता है। कमलनाथ ईमानदार नहीं थे? ईमानदार होते तो सरकार क्यों करती? चलिए ब्रजेंद्र यादव जी है जिनसे हम बात कर रहे थे, और ये सफर है हमारा, चुनावी सफर है। चूंकि इस वक्त टाइम नहीं होता कि बैठकर कहीं बात कर पाए, लेकिन देखिए अच्छा है, शाम का वक्त है, धीरे धीरे शाम ढल रही है और एक खुशनुमा मौसम दिखाई दे रहा है। गर्मी तेज है पर गाड़ी का एसी काम कर रहा है, बाहर निकलेंगे तो। हालांकि आपके मुखिया तो एसी भी नहीं लगाते हैं। नहीं, तो एसी तो मैं भी नहीं चलाता। नहीं, ये बात सही है। हमारा मुखिया जो है सिंधिया जी, कभी कितनी गर्मी पड़ रही हो, गाड़ी के अंदर कितनी भी धूल भरे, कभी एसी नहीं चलाते, कभी कांच बंद नहीं करते गाड़ी के, हमेशा कांच खुले रहते हैं। उनको धूल खाने में ही मजा आता है। वो कहते हैं कि जो सच्ची धूल है, जो हमारी मातृभूमि है, उसकी धूल अगर ये माना जाए कि धूल में ही फूल खिलेगा। बिल्कुल धूल में ही फूल खिलेंगे। चलिए, ये एक मुलाकात थी, एक सफर था हमारा। काफी लंबा सफर है, दिन भर आप चलते रहेंगे अलग अलग गांव में। कुछ गांव में हम भी आपके साथ पहुंचे, लोगों से मुलाकात की। लेकिन चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है, समय कम है, काम ज्यादा है। लेकिन कहते हैं कि धूल में ही फूल खिलेगा, क्योंकि आप सिंधिया जी के बड़े खास माने जाते हैं, समर्थक माने जाते हैं, और उन्हीं के कारण कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। फिर भी हम तो यही कहते हैं कि आपके अपने वादे होंगे, आपके अपने दावे होंगे। इस चुनाव में, हर चुनाव में जनता तय करती है कि उसे किसे चुनना है। इंतजार कीजिए। इस मुलाकात में इतना ही। सफर हमारा जारी रहेगा। अगली बार फिर किसी नए सफर में, नए मंत्री, नए किसी शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। मुझे और विपिन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।